तो सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका स्वागत। और आज 11 तारीख है, 11 अक्टूबर 2025। जीएनएम पढ़ेंगे और दिन है आज हमारा अमित भाई शनिवार। और हम जीएनएम में पेज नंबर 323 पे हैं। ओके, और हमारा टॉपिक चलेगा अमित शर्मा, द फाइव बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर एंड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के संदर्भ में फाइव बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर को हम किस तरह से देख सकते हैं, ये है आज। और इसमें कह रहे हैं रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ देयर आर टू बेसिक थ्योरीज। ओरिजिन ऑफ लाइफ के संबंध में दो बेसिक थ्योरीज हैं। द क्रिएशन थ्योरी विच आई पर्सनली बिलीव इन एंड द इवोल्यूशन थ्योरी। एक तो क्रिएशन थ्योरी है जिसको कह रही है मैं पर्सनली बिलीव करता हूं मैं, ये ऑथर कह रहे हैं। और दूसरा है इवोल्यूशन थ्योरी। इन द 1980s द इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट्स वर श्योर दैट दे हैड फाउंड द मिसिंग लिंक, ब्रैकेट में कह रहे हैं द मिसिंग फॉर्म ऑफ लाइफ बिटवीन एप्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, और इन ए ब्रॉडर सेंस बिटवीन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। कह रहे 1980s में इवोल्यूशनरी जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने श्योर हुए वो खोज पाने में एक मिसिंग लिंक को, जो मिसिंग लिंक था एप्स और ह्यूमन के बीच में, या कहिए ब्रॉडर सेंस में ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ के बीच में जो मिसिंग लिंक था, वो कहते हैं कि वो उसको खोज पाने में को लेकर के श्योर हुए। 30 years later दे हैव नॉट कम टू स्टेप फर्दर। 30 साल बाद वो आगे फिर वो नहीं बढ़े। लेकिन इवन वर्स बिटवीन सिमिलर स्पीसीज नॉट ए सिंगल ट्रांजिशनल फॉर्म हैज बीन फाउंड। और बल्कि और ज्यादा वर्स हो गई बात, दो सिमिलर स्पीसीज के बीच में भी कोई भी सिंगल ट्रांजिशनल फॉर्म जो है वो नहीं खोज पाए। ऑल्दो इट हैज बीन इंटेंसली शॉर्ट, यद्यपि इसको बहुत बड़े पैमाने पर देखा भी गया, लेकिन सिंगल ट्रांजिशनल फॉर्म भी नहीं ढूंढ पाए सिमिलर स्पीसीज के रूप में। 30 साल बाद ही उसका यह हाल हुआ उस थ्योरी का। फ्रॉम द अमीबा टू गोथी, GOETHE, गोथी को ब्रैकेट में कह रहे हैं इक्वल टू मैक्रो इवोल्यूशन। अमीबा से लेकर के मैक्रो इवोल्यूशन तक करें इज एविडेंटली रॉन्ग। द फैक्ट्स, ब्रैकेट में फॉसिल कहा, द फैक्ट्स सेज क्लियरली दैट नो इवोल्यूशन क्रॉसेज द बॉर्डर ऑफ द गिवन स्पीसीज एंड दैट देयर आर ओनली वेरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स विद इन ए स्पीसीज कॉज्ड बाय अडेप्टेशन, यानी कि माइक्रो इवोल्यूशन। तो कह रहे हैं कि कोई भी स्पीसीज ने जो है अपना इवोल्यूशन का जो बॉर्डर है वो क्रॉस नहीं करा, बल्कि अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अपने अंदर वही केवल वही अडेप्ट करते हुए वही स्मार्टनेस की तरफ बढ़ी, यानी कि माइक्रो इवोल्यूशन हुआ। एक स्पीसीज में एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज में कन्वर्ट हुई हो ऐसा नहीं है। उस पर्टिकुलर स्पीसीज ने अपनी ही अपने आप में माइक्रो इवोल्यूशन करा, जो अडेप्टेशन कर करके। आगे कह रहे हैं अनडिनाइबली हाउएवर वी आर कंपोज्ड ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स, ब्रैकेट में कह रहे हैं प्रोग्राम्स एंड स्पेशल प्रोग्राम्स ऑफ द एनिमल किंगडम विच इज टेस्टिफाइड बाय दैट इज द डिफरेंट एम्ब्रायोनिक स्टेजेस। कह रहे हैं ये डिनाई नहीं किया जा सकता, हालांकि अनडिनाइबली वी आर कंपोज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स, हम बिल्डिंग ब्लॉक्स से के द्वारा कंपोज हुए हैं, जैसे कि प्रोग्राम्स एंड स्पेशल प्रोग्राम्स के से हम कंपोज हैं, ऑफ द एनिमल किंगडम के, विच इज टेस्टिफाइड बाय, जो कि टेस्टिफाइड भी हुआ, दैट इज डिफरेंट एम्ब्रायोजेनिक स्टेजेस पर। ये जो एम्ब्रायोनिक स्टेज आती हैं डिफरेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब इवॉल्व हो रहा होता है, उसके द्वारा हम टेस्टिफाइड भी कर सकते हैं इस बात को कि हम एक एनिमल किंगडम
के थ्रू हम गुजरे हैं स्टेजेस से, इससे भी नहीं नकारा जा सकता। टू दिस लेविटा ब्लोमर प्रोवाइड्स इन हर बुक क्रेजी ट्रूथ्स extremely valuable information of clairvoyants Svetlana एंड निकोले लावाशो, ये कोई ऑथर हैं और इसमें कह रहे हैं लेविटा ब्लूमर ने प्रोवाइड करी बुक और उसमें क्रेजी ट्रूथ्स के बारे में और एक्सट्रीमली वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑफ क्लेयरवेंट जो थे एक तरह से स्वेटेलाना और निकोले लैशो, इनने क्या कहा, कह रहे हैं इन ए फिक्स्ड ऑर्डर डिफरेंट एनिमल बीइंग्स विजिट टू एम्ब्रायो। एक फिक्स्ड ऑर्डर में डिफरेंट एनिमल बीइंग्स विजिट टू एम्ब्रायो, एम्ब्रायो में दिखाई देते हैं एक तरह से डिफरेंट एनिमल्स एक फिक्स्ड ऑर्डर में। बात वही है, वो जो एम्ब्रायोनिक स्टेज में रिपीट्स होती हैं सारी की सारी फॉर्म्स इवोल्यूशन की। दिस राउंड स्टार्ट्स 1 month आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हेन द सेल्स आर ग्रोन टू अप्रोक्सीमेटली 5 mm। और ये राउंड स्टार्ट होता है डिफरेंट फॉर्म्स में का जो एनिमल की शेड आती हैं, ये 1 महीने बाद जब लगभग 5 mm का हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद सेल का ग्रोथ। फर्स्ट कम्स टू फिश एसेंस एंड फॉर्म्स फिश लाइक स्ट्रक्चर। सबसे पहले फिश की तरह का एसेंस आता है उसमें ग्रोथ के दौरान और फिश लाइक स्ट्रक्चर आती हैं। फॉर एग्जांपल गिल्स, आर्चिस, ये सब दिखाई देती हैं उस स्टेज में 1 महीने का जब होता है एम्ब्रायो। इन द सेकेंड मंथ एन एम्फीबियस एंटिटी सेटल्स इन। सेकेंड मंथ में एक एम्फीबिया की तरह दिखती है वो स्ट्रक्चर। नाउ एम्फीबियस स्ट्रक्चर्स आर फाउंड, ब्रैकेट में कह रहे हैं फॉर एग्जांपल वेब्ड, एम्फीबियस स्ट्रक्चर्स मिलती हैं और ये वेब्ड होती हैं। इन द थर्ड मंथ कम्स ए रेप्टाइल एसेंस एंड इन फोर्थ मंथ द वन ऑफ ए मैमल। और थर्ड मंथ में रेप्टाइल की तरह दिखता है एम्ब्रायो और फोर्थ मंथ में जाकर के वो एक मैमल की शेप लेता है। तो फिश से गया एम्फीबिया में और एम्फीबिया से गया रेप्टाइल में, रेप्टाइल से गया मैमल। ओनली इन द 5th month ऑफ डेवलपमेंट द etheric body of a human enters the embryo, the actual incarnation starts। और 5वें महीने में जो बड़े सर भी बोलते थे हमें सोल आती है, फिर एथरिक बॉडी आती है ह्यूमन की, एंटर करती है उस एम्ब्रायो में और अब एक्चुअल एक तरह से इनकारनेशन स्टार्ट होता है, जन्म। हाँ भैया 4th to 5th मंथ में आती है ना ऐसा? हाँ और इसमें 5th मंथ बड़े सर 4th to 5th कहते थे कि अब सोल एंटर करती है उसमें और अब इनकारनेशन स्टार्ट एक्चुअल में यहाँ से होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट इसके बाद में ना एबॉर्शन के लिए मना करती है कि अब आप एबॉर्ट नहीं करा सकते। बिल्कुल। अप टू दिस पॉइंट अकॉर्डिंग ब्लोमर ए क्वालिटी बैरियर बिटवीन एसेंस एंड एम्ब्रायो बायोमास एग्जिस्टेड। अप टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट तक ब्लूमर के हिसाब से क्वालिटी बैरियर जो होता है बिटवीन एसेंस एंड एम्ब्रायो बायोमास वो एग्जिस्ट करता रहता है। द ह्यूमन सोल मस्ट बी क्वासी वेट ऑन होल्ड अंटिल द फॉर्मर, ब्रैकेट में कह रहे हैं एनिमल एंटिटीज हैव प्रिपेयर्ड एवरीथिंग। कितनी गजब की बात है, ह्यूमन सोल जो है वेट करती रहती है, लगभग अपने आप को होल्ड पे रखती है जब तक फॉर्मर हैव प्रिपेयर्ड एवरीथिंग, जब तक वो एक मैमल का शेप ना ले लेगा, एक ह्यूमन की तरह से ना ले लेगा शेप, तब तक सोल उसमें एंटर नहीं करती, वो वेट करती रहती है इनके हिसाब से। बायोलॉजी कंफर्म्स द क्रोनोलॉजी, बायोलॉजी से क्रोनोलॉजी कंफर्म होती है। फ्रॉम द 6th month ऑफ डेवलपमेंट द रूडिमेंट्स सच एज द एनिमल टेल,
फॉर्म बैक, अच्छा एनिमल टेल फॉर्म बैक। तो अब 6 मंथ के बाद जो है डेवलपमेंट होता है, ये जो रूडिमेंट्स का, जैसे कि एनिमल टेल जो है वो बैक बनाती है फिर। नाउ द एम्ब्रायो डेवलप्स अंटिल बर्थ, अब एम्ब्रायो डेवलप होता रहता है बर्थ तक, टू द काइंड ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन एथरिक बॉडी। अब ये एम्ब्रायो जब तक उसका जन्म होगा, जब तक डेवलप होता रहता है, एक इंडिविजुअलाइजेशन के रूप में ह्यूमन की एक एथरिक बॉडी के शेप के हिसाब से शेप लेता रहता है। और ये एथरिक बॉडी भी हम सबकी अलग अलग है, इसलिए हम सबका अलग अलग एक एज ए ह्यूमन भी ये एथरिक बॉडी के हिसाब से हमारा ये स्थूल शरीर या कॉर्पोरियल बॉडी शेप लेती है। Mrs. Levita Blomer points out that the birthing process is the easiest and most painless in sitting, squatting और kneeling, ब्रैकेट में कह रहे हैं ग्रेविटी हेल्प्स। लेविटा ब्लोमर ने पॉइंट आउट करा कि जन्म देने की प्रक्रिया, अमितपाल भाई अमित शर्मा, सबसे ज्यादा आसान होती है और पेनलेस होती है बैठने की पोजीशन में, बच्चा बहुत आसानी से पैदा होता है, स्क्वैटिंग के हिसाब से की तरह से, और नीलिंग झुकने से, आगे को झुकने से, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी हेल्प करती है बर्थ होने। The nowadays conventional supine position is the most worst position। ये लो भाई, कर दिया ना, सही बात है। खुलासा। आज की डेट में जो डिलीवरी कराते हैं अमित शर्मा, वो सुपाइन पोजीशन में कराती हैं। हाँ जी, हाँ, और ये सबसे वर्स्ट पोजीशन है, तो बच्चा पैदा हो कैसे जाए, इसलिए तुरंत फिर सिजेरियन कर देती हैं ये लोग। हाँ जी। बताओ कितना छोटा सा करेक्शन कितना बड़ा ऑपरेशन बचा सकता है। मैं अमित बताऊं बड़ा क्रूड एग्जांपल गांव का। गांव में एक बार ऐसी घटना हुई हमारे पड़ोस में ही कि प्रेग्नेंट थी महिला और भाई टॉयलेट गई। हाँ। अमित भाई बाथरूम टॉयलेट में हो गया बच्चा, पड़ोस में थी, मेरी माँ उठा के लाई बच्चे को, हाथ में माँ लेके आई उसे पकड़ के। बस आपने पढ़ा होगा ट्रेन में सफर करते करते या उसमें वो कई जगह, ये जो है ये बिल्कुल नेचुरल वाली, वाकई नेचुरल प्रोसेस है ये। नेचुरल उसमें ग्रेविटी का इतना बड़ा फोर्स, वाकई आज हम लोग देख रहे हैं कि हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। हाँ, अपने ये जो हॉस्पिटल में जो बना दिए गए हैं तरीके, ये तो एंटी नेचुरल हुआ एक तरह से डिलीवरी का, बिल्कुल। और बल्कि अगर भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे तो वहां की पोजीशन ये ऐसी सेट कर दे उस बेड की, उस इंस्ट्रूमेंट की, कि वो नीलिंग पोजीशन में आ जाए या है या सिटिंग पोजीशन में आ जाए। बस एक बात तो समझो, मेरा बड़ा कड़वा सा कह देता हूँ, ये जो है प्रेगनेंसी एक स्टेट है। आज के लोगों ने प्रेगनेंसी को बीमारी बना दिया। पहले जिस दिन से कंसीव नहीं होता तो डॉक्टर के पास जाने चले, और मतलब अभी कल की बात है, उसकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई लेडी की, दवाई के बाद कि हाँ ठीक है, कह रही अब तुरंत ही करी डॉक्टर साहब अब वहां लेडी डॉक्टर को तो दिखाना होगा। मैंने कहा भाई क्यों दिखाना होगा? कह रही नहीं लेडी डॉक्टर को। अरे यार कोई बीमारी है कि लेडी डॉक्टर को दिखाना जरूरी है या गायनेकोलॉजिस्ट को? तुमने कंसीव कर लिया, अब इसको प्रेगनेंसी, लेकिन अब हम लोगों ने ये कर रखा है कि प्रेगनेंसी को बना दिया है बीमारी। और फिर वही बात है, बाजार में नेचुरल नॉर्मल डिलीवरी में मिलते हैं 5,000 रुपए और सिजेरियन में लगता है 25,000 रुपए। तो वो क्यों नॉर्मल के चक्कर में फंस रहे हैं? उन्हें हॉस्पिटल चलवाना है। बिल्कुल बिल्कुल। बस प्राइवेट हॉस्पिटल में तो वो भी बराबर कर दिया है। प्राइवेट हॉस्पिटल में चाहे नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो, वही 5-6 हजार का फर्क रहेगा, नहीं तो 50-60 हजार का जो पूरा पैकेज होता है वो 60 हजार होता ही। अब तो पैकेज बोल देते हैं कि इतना का पैकेज है। अब
दीपशिका, बहुत अच्छी बात यह है कि आपकी हेल्थ तो सही रह जाएगी। इस चीज को हम लोग बहुत अच्छे से देखते, बहुत अच्छे से जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन में हेल्थ में बहुत इश्यूज आते हैं बाद की लाइफ में। बिल्कुल बॉस, बॉस पता है जबरदस्ती डॉक्टर्स भी ऐसे, जैसे लोग नहीं भी जाना चाहे, कुछ लोग होते हैं कि कन्वेंशनल, उनके सास ने बोला कि नहीं जाना नहीं है डॉक्टर के पास तो नहीं गई, और बाद के मंथ्स में जब जाती है ना तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो चलो मजबूरी है वो ले भी लेते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले मना कर देते हैं कि अभी तक हाँ, नहीं है। मोनोपोली हो गई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वो उस समय लेते ही नहीं अमित, पता है। बिल्कुल सही कह रही है सही है दीपशिका। बस। वो कहते हैं हाँ, हमें पता ही नहीं है इसको कैसे डेवलप हो रहा है अंदर, हम क्या पता करें। हम अगर रेगुलर हमारे अंडर में होती तो हम जान लेते। तो इस चीज ने भी एक डर बिठा दिया है कि नहीं डॉक्टर को शुरू से दिखाओ, नहीं तो एन मौके पे वो भर्ती नहीं करेंगे। हाँ, भर्ती नहीं करेंगे, करती ही नहीं है। ये तो आपने बहुत अच्छी अपडेट बताई है। बताओ। तो ये सब चीज जो है ये सब चल रही है दोस्त। नेक्स्ट हेडिंग है। अच्छा, मैं ये कह रहा था अमित पाल, सदगुरु की एक बात मुझे याद आ रही है। सदगुरु जी कहते थे ये जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है ना, ये एक तरह से इतना तेज धार वाला हथियार है कि ये सारे को चीर फाड़ कर देगा शरीर को, और बाद में रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। हाँ ये जी, जो हाँ जी। इंटेलिजेंसी को कहते थे, ये बहुत ही खतरनाक है एक तरफ। तो ये बेसिकली आज की डेट में जो ये टफ बनाते जा रहे हैं जीवन को, जो अमित शर्मा अभी जैसे कि हॉस्पिटल में नए नए तरीके ये निकाल रहे हैं, तो ये जो इंटेलिजेंसी है इनकी, ये एक तरह से बहुत ही ज्यादा घातक सिद्ध हो रही है। एक तरफ एक पैमाने पर, दूसरे पैमाने पे तो इसका लाभ है ही। वो कुछ ऐसे कहते थे, मेरे को याद नहीं आ रही, बहुत दिन पहली वीडियो है, कि इंटेलिजेंसी जो है वो शरीर को डिवाइड करके रख देगी, लेकिन अंदर मिलेगा कुछ नहीं। एक तरह से एक ह्यूमन को ढूंढने के लिए उसका सिर अलग कर दे, हाथ पैर अलग कर दे, सब करे, खोल के रख दो, वो एक हाँ तरह जी। से अंदर वो मिलेगा नहीं इनको। तो ये डिजास्टरस भी बस है एक तरफ बेसिकली इंटेलिजेंस। बहुत बेसिकली वो इंटेलिजेंट इतने होते जा रहे हैं कि एक एक सेल में हाँ, जाके देखने की हाँ, कोशिश इंटरफेयर करेंगे। कर रहे हैं। देखने की कोशिश किसे कर रहे हैं? उस सोल को जो दिख ही नहीं सकती। हाँ, वो मटेरियल में इमेटेरियल बॉडी को कैसे ढूंढ लेंगे? हमारी बॉडी जो हमारी एनर्जी है वो तो इमेटेरियल है, जो हमें गवान कर रही है, और वो मटेरियल चीजों को अलग अलग कर सकते हैं। तो वही आपने कहा, इंटेलिजेंस से आप मटेरियल को अलग अलग कर रहे हो, इमेटेरियल तो तुम्हें मिलने का ही नहीं। और वो मिलना संभव भी नहीं है कभी भी। ये भी आगे की बस, बात है जो अपनी क्योंकि वो ऑर्गेनन तो बोलती है। इमेटेरियल है भाई। बिल्कुल। तो इसलिए भाई ये जो ना, ये अंदर घुस के बिल्कुल कितने अच्छी आपने बात रखती, ये इमेटीरियल को कमांड करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी इंटेलिजेंसी से, और वो होने का नहीं है, वो पता चलने का नहीं है। तो एक्चुअली सर क्या है ना, ये जो प्रैक्टिस है, जो कन्वेंशनल मेडिसिन है, वो एविडेंस बेस्ड साइंस है। हाँ, उसमें क्या है कि इमैटेरियल चीजों का एविडेंस नहीं है। हाँ, अब वो कैसे उसको प्रूव करें कि इमैटेरियल चीज पे एग्जिस्ट करती है, फिर मटेरियल चीज पे एग्जिस्ट करती है, उसको तो एविडेंस कर सकते हैं। तो इमैटेरियल चीज कैसे एग्जिस्ट करती है वो उनको पता नहीं है, तो फिर वो उस तरह सोचते नहीं है, उस तरफ हाँ। जाते भी नहीं। और जब अगर वो उन्हें नहीं मिलता तो वो उसमें विश्वास भी तो नहीं कर रहे। चक्कर तो ये है, वो अगर उन्हें नहीं दिखता है तो उसे बिलीव ही नहीं करते, उसे ऑथेंटिक मानते ही नहीं। बड़े सर का एक एग्जाम्पल याद आता है अमित। हाँ, अमित पाल कुछ कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इसीलिए तो हैनीमैन साहब का जन्म हुआ था। हाँ, वो क्यों एलोपैथ से होम्योपैथ में आए थे? उनका कहना यही था कि भाई इमैटेरियल डिसीज है, हाँ, की वजह से कट रही है। डिसीज आ रही है। हाँ। तो है पवन बॉस, डॉक्टर श्रेय, उनके ना मानने पे जो डॉक्टर अमित पाल कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात। डॉक्टर हनीमैन साहब ने कहा था कि भाई जब हमारा जो ल्यूनर है, चांद है, ल्यूनर फोर्स और समुद्र को खींचता है अपनी तरफ, तो किसी लीवर या पुली से थोड़ी खींच रहा है, या एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को या आयरन के उसको किसी लीवर से नहीं खींच रहे, उनके बीच में कोई वो नहीं है। लेकिन ये एनर्जी है। अब तुम
हम एनर्जी को ही नहीं मान रहे, एलोपैथ उस एनर्जी को ही नहीं मान रहे जो इस संसार को, मैं कह रहा हूँ बॉडी छोड़ो, संसार को गवर्न कर रही है, और उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि हाँ हम सब चीज देख रहे हैं, सब जान रहे हैं। बिल्कुल, और यही यही भूल जो है बहुत बड़े नुकसान की तरफ बढ़ा रही है। बड़े सर का एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा था अमित पाल, बड़े सर से भी जब उसे किसी साइंटिस्ट ने कहा था कि टेस्ट ट्यूब में दिखाओ आपकी मेडिसिन में क्या है ना, आप लोगों को याद आ गया होगा, सर ने उसको दो चार बातें सुना दी, यू फूल यू इडियट ऐसे करके वो चिढ़ गया। तो सर बोलते हैं कि अब तू मेरे को टेस्ट ट्यूब में दिखा, मैंने तुझे क्या कहा, जो तेरा जो टेम्पर चेंज हुआ है मेरे माध्यम से कुछ गया ना तेरे अंदर, तो अब तू इसे टेस्ट ट्यूब में चेक करा। तो ये कुछ ऐसा ही है, बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल सर का भी आता है याद, ऐसी बातें जब होती हैं। कैंट साहब भी बहुत अच्छी बात कहते हैं इसमें हाँ कि आपने बटन दबाया, बल्ब जल गया, बीच में क्या हुआ, क्या दिख रहा है आपको? हाँ स्विच ऑन किया, फैन ऑन हो गया, बीच में क्या दिखा आपको? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बताऊं, मुझे ऐसा एहसास होता है कि इससे भी बारीकी में है चीजें, उसमें भी एक बार को ये कई बार बता देंगे कि साहब इलेक्ट्रॉन की एक वो करंट गया ऐसे नहीं, वैसे, वो ये उससे भी कहेंगे कि फाइन है। हमने तार लगा रखे थे और ये सब कर रखा था। हाँ लेकिन डॉक्टर हैनीमैन साहब का एग्जाम्पल बता दो, वो कह रहे हैं कि ये जो हमारे ज्वार और भाटा आते हैं, जो एर और एब्स आते हैं, उनको फुल मून नाइट पर आते हैं। हाँ ज्वार और मून अपनी तरफ इस समुद्र को अट्रैक्ट करता है और उसी दिन बहुत ऊंची ऊंची लहरें आती हैं। तो वो क्या कहां से खींच रहा, वहां पे हमने कोई तार, वहां पे कोई बिजली, वहां पे कुछ वो थोड़ी खींच रखा है। हाँ वो उसकी एक एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी, वो उस कॉस्मिक एनर्जी से चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह से ये हमारी एनर्जीज हैं। हाँ। और अमित उससे भी ज्यादा फाइन एग्जाम्पल हैनीमैन साहब का ही है कि एक लेटर पढ़ा किसी ने दूर दराज जाकर के, वो उससे इन्फेक्टेड हो गया। बहुत हाँ है नहीं वो 7th फुट नोट में कि एक पेशेंट का लेटर पढ़ा, तो वहां तो आपकी इसमें भी एक बार को ये जवार भाटा में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कह देंगे कि ये तो उस वजह से हो रहा, लेकिन अब उस लेटर के थ्रू क्या हो रहा, या जो आजकल जो बड़े सर पहुंच गए थे मेडिसिन लिखवा के किसी पेशेंट को जेब में रखने से बेनिफिट पाए गए बड़े सर की तरफ से, तो उसमें कौन सा फोर्थ चला गया उसमें, लेकिन गया तो है ना कुछ इंफॉर्मेशन। चीजें और बारीक हो गई हैं दोस्त, ये आपके ज्वार भाटा वगैरह तक तो ये हाँ मिला देंगे हमसे, जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तक की बात आई, चीजें तो उससे भी बारीक हैं होम्योपैथिक में। तो सर एक मुंबई में डॉक्टर है, वो डिस्टेंट हीलिंग करते थे, तो वो ये क्या करते थे, होम्योपैथिक है, तो वो क्या करते थे, उनकी भी है, जैसे आप पेशेंट हो तो आपका एक बाल लेंगे और हाँ वहीं पे बाल को होम्योपैथिक डाइल्यूशन में दवाई में डलवाएंगे, ऊपर वहां से डिस्टेंट हीलिंग करेंगे। हाँ देखो भाई तो, कहते थे कि ये पवन बॉस, ये तो वहाँ ये है डॉक्टर साहनी वाली ड्रग ट्रांसमिशन थ्रू हेयर। ये बेसिकली डॉक्टर श्रेय ये पटना के हैं, डॉक्टर साहनी। हम इसलिए बता सकते हैं कि हमने भी इनको बहुत दिन फॉलो करा है गाजीपुर में, और हमारे साथ वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको करते हैं और रिजल्ट देते हैं। हाँ, बात ये हो रही है कि है ना मीडियम कोई ना कोई। हाँ, उनका कहना ये है कि आपका डीएनए, आपके बाल में जो जड़ से बाल आप लोगे उसमें आपका डीएनए है, और वो आपके फिर डीएनए से कनेक्ट होके आपको ठीक करेगा। हाँ, एनर्जी लेवल पे, कहने का मतलब है इतना सुपर फाइन सेटअप भी है यूनिवर्स में, इतना सुपर फाइन सेटअप भी है डॉक्टर श्रेय। ये डॉक्टर बड़े सर भी इसको ना, बड़े सर ने इसको कुछ बार बोला था, फिर बाद में बड़े सर ने इसके बारे में बोलना बंद कर दिया था। हाँ, ऐसा नहीं है उन्होंने डिनाई करा था। हाँ बहुत बड़े सर का आपको एक केस भी याद होगा, ऐसे ही कुछ इसी से मिलता जुलता था कि एक आदमी जो था वो कहीं खो गया था, उसकी फैमिली परेशान थी, तो बड़े सर ने बोला था कि उसका पहना हुआ शर्ट ले आओ, बनियान, हाँ, और उसमें उन्होंने वो सीपीआर डलवाई थी, और उसके बाद वो जहाँ से वापस आ गया था। हाँ, तो बड़े सर ने तो प्रैक्टिकली यूज करा इस टेक्नोलॉजी को, डिनाई ना भी करके इसको तो प्रैक्टिकली अप्लाई करा अमित शर्मा।
जी हाँ जी हाँ हाँ, तो ये है मेरे को भाई, पता है बस। ये चीजें हैं, और ये अभी दूर दूर तक भी नहीं सोच पाएंगे। और भले ही चाहिए कितने जेनेटिक्स में, मोलिकुलर बायोलॉजी में घुस जाएं, लेकिन भाई अभी बहुत गुंजाइश है उस तरफ जाने की इन लोगों के लिए। एक्चुअल में मतलब मैं वैसे बता दूं, गाजीपुर होम्योपैथिक कॉलेज में और गाजीपुर की तरफ ना ये हेयर ट्रांसमिशन वाले जो है वो कुछ ज्यादा थे, और सर लोग भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से पढ़ाते भी थे। तभी बड़े सर से बात भी हुआ करती थी, तो बड़े सर भी कहते थे कि ये गलती है ही नहीं, ये तो एनर्जी का ट्रांसमिशन है और ठीक है। लेकिन बड़े सर ने फिर इसको एक्चुअल में है क्या कि एक तो होम्योपैथी को वैसे ही विच साइंस कहते हैं कि हाँ भाई देखो जादू टोना, और फिर उसमें समझने की जगह और बड़ा जादू टोना कर रहे हो आप। तो सर कहते हैं कि भैया तुम इसे सिंपल रखो, मरीज को जैसे समझ में आए वैसे उसको समझाओ। हाँ और जो ये कान में बोलने वाला या दवाई के नीचे रखने वाला या उसकी शर्ट, वो दीपशिका, डॉक्टर दीपशिका याद हो या सर ने कहा कि वो जो अपने जो होम्योपैथी को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से बिलीव बिल्कुल। करते हैं, आप उनके साथ ही करना, हर किसी के साथ ये चीज मत करना। हाँ क्यों सर बोले थे कि ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, ये हर किसी की समझ में आएगी ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल इसलिए वो होल्ड पे चले गए, इसलिए होल्ड पे गए कि इसलिए ये इस ये टेक्नोलॉजी को समझने लायक अभी ह्यूमन वो नहीं है, माइंड सेटअप नहीं है, माइंड सेट नहीं है सोसाइटी का, इसलिए वो और होल्ड पे लोग गए उसे अमित। देखो गलत तरीके से समझ रहे थे ना, तो ये थोड़ा सा और भी बस ज्यादा। हाँ हाँ। हम्म, पवन बॉस, डॉक्टर दीपशिका, डॉक्टर श्रेय, आपने मेरे मुंह से पहले भी सुना होगा, पता नहीं कहां से छोटी सी मैंने भी बड़ी सिंपल सी फिलॉसफी समझी थी, जिंदगी और होम्योपैथी बिल्कुल एक जैसी है। इसे जितना सिंपल रखोगे ये उतनी ही सिंपल हो सकती है, और जितना भयंकर कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हो उतनी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। तो सर बिल्कुल। ने कहा कि तुम सिंपल रहो, दवाई जैसे पेशेंट को समझ में आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये आपका पेशेंट समझ रहा है, ऐसा नहीं है। मेरे को पता है, वो झांसी में हमारा बैचमेट है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल चला रहा है ड्रग रिसर्च के ऊपर, यही ड्रग ट्रांसमिशन पर, है ना। हाँ हाँ, चलो खैर, अब उन अगला लोगों तो को अगला एक हेडिंग कर समझ लेते में हैं, अगला हेडिंग कर लेते हैं, बस ये और हो जाएगा। द फाइव बायोलॉजिकल लॉज ऑफ नेचर एंड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस से कैसे रिलेटेड है फाइव बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर? कह रहे इन कन्वेंशनल मेडिसिन इट हैज बीन थॉट दैट faulty genes are due to certain illness and that the genetic substance remain unchanged during one's entire life। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। इसमें देखो यहां से शुरू कर दिए कि कन्वेंशनल मेडिसिन में ये सोचा जाता है कि जो फाल्टी जीन्स हैं ये ड्यू टू सर्टेन इलनेस हो जाते हैं, और ये जो जेनेटिक सब्सटेंस है जो एक बार फाल्टी हो गया इलनेस में, वो अनचेंज बना रहता है किसी के पूरे जीवन भर। ये मानना है कन्वेंशनल मेडिसिन का। दिस बिलीव इज बिगिनिंग टू फाल्टर largely due to the work of the New York cell biologist ब्रूस लिप्टन। ये बिलीव ही, इस बिलीव की शुरुआत ही त्रुटि भरी है, और इस पे काम करा है सेल बायोलॉजिस्ट जो ब्रूस लिप्टन साहब हैं, उन्होंने क्या कहा? कह रहे ही हैड डिस्कवर्ड दैट ए ह्यूमन बीइंग इज लेस डिटरमाइंड बाय हिज जीन्स देन बाय हिज एनवायरनमेंट। ब्रूस लिप्टन साहब ने कहा कि कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो लेस डिटरमाइंड होता है उसके जीन्स के माध्यम से, जबकि उसका एनवायरनमेंट क्या है वो ज्यादा डिटरमाइन करता है किसी ह्यूमन बीइंग को वो कैसा होगा। वही जीन या वही कोशिका जैसे जैसे एनवायरनमेंट में रहेगी वो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग शेप लेगी। और इसका बड़ा अच्छा प्रूफ ये है कि वो जो सबसे शुरुआती सेल है उसी वही हड्डी में भी कन्वर्ट होती है, उसी की स्किन बनती है, उसी से ही ब्लड बनता है। एक एक जो टोटिपोटेंट सेल जिसको बोलते हैं। तो जैसा एनवायरनमेंट मिलता है उसके हिसाब से ह्यूमन बीइंग डिटरमाइन होता है, उसको जीन्स नहीं तय करते, उसको एनवायरनमेंट तय करता है उसका। ब्रूस लिप्टन साहब ने कहा, कह रहे हैं जीन्स आर सब्जेक्ट टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरनमेंट एंड कैन म्यूटेट
जीन्स तो एनवायरनमेंट के द्वारा इन्फ्लुएंस रहते हैं और वो म्यूटेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल सिचुएशन। ओनली इट्स बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स रिमेन अनचेंज। भाई जो जीन्स के बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जो बेस हैं इसके, ये जो हम पढ़ते चले हैं डीएनए के जो बेस होते हैं, ये चेंज नहीं होते प्रोटीन लेवल पे जो होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट इनका एक्सप्रेशन अलग अलग होने का वो है विधान। हिज नॉलेज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन हैव मेड हिम ए पायनियर ऑफ द सो कॉल्ड एपिजेनेटिक्स। कहते हैं, उत्तर कह रहे हैं कि ब्रूस लिप्टन साहब की जो नॉलेज थी सेल मेम्ब्रेन को लेकर के, उन्होंने उनको पायनियर बना दिया सो कॉल्ड एपिजेनेटिक्स के रूप को लेकर के। पायनियर का मतलब है सबसे पहला व्यक्ति वो ऐसे बना दिए जो एपिजेनेटिक्स पे जाके बात करें, उनकी नॉलेज होने की वजह से सेल मेम्ब्रेन को लेकर के। द लिंक अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैमर इज सिंपल। longer lasting conflict could change the genetic substance, as could conflict resolution of course। देखो जो हैमर साहब का जो लिंक है यहाँ सीधे सीधे जुड़ जाता है सिंपल, कि जितना लंबे समय तक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा वो आपके जेनेटिक सब्सटेंस को अंदर चेंज कर देता है, उसके एक्सप्रेशन को। और जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व होता है, कह रहे हैं एज कुड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व ऑफ कोर्स, और जब कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व होता है वो फिर से जेनेटिक सब्सटेंस वापस चेंज हो जाता है उसमें अपने दूसरे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। कह रहे हैं इन दिस वे एन इंडिविजुअल्स जीन कुड कॉन्स्टेंटली चेंज मीट लाइफ डिमांड। अगर इस तरीके को समझा जाए तो जो इंडिविजुअल जीन है वो लगातार चेंजेबल है, वो अपडेट करता रहता है लाइफ की डिमांड के हिसाब से, जैसी परिस्थिति आती है वैसे ही वो अपडेट करता रहता है। वाई डू वी फाइंड ए प्रीपोंडरेंस ऑफ सर्टेन इलनेस इन सर्टेन फैमिली। तो फिर जब वो चेंज करता रहता है, दीपशिका अपडेट करता रहता है, तो फिर हम क्यों प्रीपोंडरेंस ढूंढते रहते हैं सर्टेन इलनेस की सर्टेन फैमिलीज में। हो सकता है कि फैमिली का सर्कमस्टांस चेंज हुए हो, पता चला पिछली वाली फैमिली का फॉर्मेट आगे बढ़ा ही नहीं। ये बहुत ही आई ओपनर स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं आज हम इस पैराग्राफ। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वी डायरेक्टली अट्रैक्ट ईच अदर एंड मदर एंड फादर आल्सो अट्रैक्ट ए चाइल्ड सोल विच रिलेट्स टू देम। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझें, उसके अनुसार ये डायरेक्टली हम अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और माँ और पापा भी अट्रैक्ट करते हैं एक ऐसी चाइल्ड सोल को जो रिलेट्स टू थीम, जो जिस तरह की थीम बनी है उनके सर्कमस्टांसेस में, ऐसी ही सोल वहां आती है। या फिर इसको उल्टा कह दो कि वो सोल ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट ढूंढती है जो उसकी जर्नी को आगे बढ़ाए। कह रहे हैं ए डॉटर हुज साइकिक लैंडस्केप इज akin to her mother's has genes similar to her and perceives similar conflicts। जो कि कह रहे हैं द सिमिलर परसेप्शन लीड टू सिमिलर एसबीएस। देखो बड़ा अच्छा लिंक दिया कि एक बेटी जिसका साइकिक लैंडस्केप इज एकिन टू हर मदर, जिसकी साइकी का परिदृश्य है या एक समान है, उसकी माँ की साइकी और उसकी साइकी कुछ एक ही तरह की है, तो कह रहे हैं कि हैज जीन्स सिमिलर टू हर, तो उसके जीन्स भी उसी की तरह होंगे, एक्सप्रेशन ऐसे ही दे रहे होंगे जैसी साइकी माँ की, ऐसी साइकी अगर बच्चे की है तो जीन्स का एक्सप्रेशन भी ऐसा ही आएगा, ऐसा ही फॉर्मेट आएगा, और परसीव करेगा सिमिलर कॉन्फ्लिक्ट को। द सिमिलर परसेप्शन लीड्स टू सिमिलर एसबीएस। और सीधी सी बात है, अगर परसेप्शन सिमिलर हैं तो वो एसबीएस भी सिमिलर देंगे। फर्दर मोर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ प्रेगनेंसी द चाइल्ड senses every feeling of its mother and father। This basic pattern of thought and feeling is internalized and adapted। It develops into a baby much like the parents, just as their immortal souls are similar। अब ये उन लोगों के लिए जो सरोगेट मदर ले लेते हैं ना, मदद, ये उनको उनकी आंखें खोलेगी
बेसिकली कह रहे हैं इससे भी आगे जब किसी प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है तो ये जो बच्चा है ये सेंस करता है हर एक फीलिंग को अपनी माँ की और अपने पापा की, और ये बेसिक पैटर्न बनाता है उसके थॉट का, उसकी फीलिंग का। इज इंटरलाइज एंड अडेप्टेड, और वो उसको लेकर के अडेप्ट करता रहता है अंदर अंदर। कह रहे हैं इट डेवलप्स इनटू ए बेबी मच लाइक द पेरेंट्स जैसे देयर इमॉर्टल सोल्स आर सिमिलर, और इसीलिए वो बिल्कुल ऐसे ही पैदा होता है जैसे उसके पेरेंट्स हैं, या तो माँ पे जाता है या पापा पे जाता है या पीछे दादा पे उसका एक्सप्रेशन आता है। और बिल्कुल ऐसे ही देयर इमॉर्टल सोल्स आर सिमिलर, जैसे उनकी इमॉर्टल सोल्स सिमिलर है ऐसे ही वो यहाँ पे डेवलप होता है। देन इट इज क्लियर दैट बिकॉज ऑफ हैविंग द सेम फाउंडेशन दे विल हैव सिमिलर कॉन्फ्लिक्ट एंड इलनेस। और भाई यही कारण है, ये जो आज की डेट में फिर कहेंगे ना जेनेटिक लीनिएज क्यों है, तो जेनेटिक लीनिएज का आधार यहाँ ये बता दिया दीपशिखा कि इस बात से क्लियर हो जाता क्योंकि उनका फाउंडेशन सेम है, उनका जो साइकिक लैंडस्केप एक जैसा है, वही रीजन है कि उनके अंदर सिमिलर कॉन्फ्लिक्ट आते हैं और फिर उस फैमिली में वो सिमिलर इलनेस आती है। उसका यह आधार है, यदि वो बदल दिया जाए, साइकिक इवोल्यूशन, साइकिक करेक्शन कर दिया जाए, तो वो आने वाली पिछली वाली जेनेटिक्स की जो बीमारियां हैं फैमिली में वो नहीं होएगी अगले उसमें। However, we are only partly subject to this fate, for in principle we can leave these limitations behind us at any time. अब यहाँ ऑथर ने कह दिया हालांकि हम पार्टली सब्जेक्टेड होते हैं इस फेट के, ये जो पिछला भाग्य जुड़ा होता है फैमिली से, जेनेटिक लीनिएज से, ये एक पार्टली हमारे से जुड़ा है, और प्रिंसिपली वी कैन लीव दिस लिमिटेशंस बिहाइंड अस एट एनी टाइम, हम कभी भी छोड़ सकते हैं अपने उस पुराने वाले फेट को। अभी थोड़ा सा यहाँ पॉइंट अगर बात करें, जब संन्यास लेते हैं ना दीपशिखा, जब ब्रह्मचर्य में जाते हैं संन्यास लेते हैं तो बेसिकली वहां उनका एक तरह से पूरा एक वो विधि है, विधि विधान है जिसमें ये कहा जाता है कि पिछले वाला जो इसका जो अटैचमेंट है जेनेटिक लीनिएज तक को भी, जेनेटिक फॉर्मेट तक को भी पिछले वाले को डिलीट करना या रिकरेक्ट करने जैसी व्यवस्था अपने ब्रह्मचर्य जब अपनाते हैं या जो ऋषि मुनि करवाते थे वहां ये व्यवस्था है। वो पिछले जन्म से जो जुड़ा हुआ है उसका फैमिली ट्री से, उसको भी वहां वो रिकरेक्ट कर देते हैं या कह लो उसको वो इरेज कर देते हैं उसका पिछला। ये है व्यवस्था, कभी आपके नॉलेज में आएगी। और हाँ कह रहे हैं लास्ट लाइन करें, देयर आर नो इनक्योरेबल डिजीज बट ओनली इनक्योरेबल पीपल। ये बोल्ड में लिखी है और इसको बिल्कुल लिख लें आप कि देयर इज नो इनक्योरेबल, ब्रैकेट में कह रहे हैं हेरिडिटरी डिजीज। हेरिडिटरी डिजीज इनक्योरेबल नहीं है, अगर इनक्योरेबल है तो रिजिड प्यूपिल है। अगर कोई व्यक्ति रिजिड है, वो नहीं अडेप्ट करना चाहता, नए सर्कमस्टांस के हिसाब से नहीं डालना चाहता, तो उसकी वो रिजिडिटी उसकी हेरिडिटरी डिजीज को कैरी करेगी। अदरवाइज अगर किसी के अंदर ये रिजिडिटी खत्म हो जाए और अकॉर्डिंग टू न्यू सर्कमस्टांसेस, न्यू स्टेट वो अपने आप को अडेप्ट कर ले, तो पिछले वाला जो जेनेटिक उसका फॉर्मेट है वो रिकरेक्ट हो जाता है दीपक। और ये बिल्कुल बात जच रही है, इसमें कोई भी एक वर्ड ऐसा नहीं आ रहा जो हम लोगों को कंफ्यूज कर रहा हो, क्योंकि अगर हमने जेनेटिक्स अच्छे से पढ़ी है और म्यूटेशन अच्छे से पढ़ा है और किस तरह से जीन्स में अंदर चेंज होता रहता है हर क्षण, वो इस बात को साबित करता है कि ये बिल्कुल सच बात है। हाँ मित्र शर्मा, बस देखिए बहुत छोटे छोटे से एग्जांपल्स हो रहे हैं, मतलब यही बात है कि इसी को दो एग्जांपल लेंगे हम कि हमारे अंदर जीन्स तो सारे के पता नहीं कितने हमारे पीढ़ियों के पड़े हुए हैं, हाँ। पता नहीं कितनी पीढ़ियों के पड़े हुए हैं, लेकिन एक्सप्रेस वो होता है जो हमारे को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जिसको कहते हैं ना कि एक वही तोता साधु के घर रहता है तो राम राम कहता है, और उसी तोते को अगर हम डकैत के घर ले जाएं तो वो चोरी लूटो 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 करता है ना। है वही। या इसको जेनेटिक्स को लेके मावी सर का आपको एकदम भी याद आ जाएगा, बहुत सिंपल कहते थे सीड सोयल सिचुएशन, तीनों चीजें डिपेंड करती हैं।
मेरा कहना ये कि जेनेटिक बीमारी को कहते हैं, तो जीन्स तो मेरे जिस दिन मैं पैदा हुआ था उसी दिन मेरे माँ बाप के जीन्स आ गए थे। अगर उनको शुगर हुई थी तो मेरे को पैदा होते ही शुगर क्यों नहीं हुई? हाँ सीड हाँ तो है। हाँ जब उस तरह की सोयल मिलेगी और बिल्कुल सिचुएशन वैसी आएगी, तो आज ये कंफर्म हो गया, क्योंकि सेंसिटिविटी माँ बाप से, सेंसिटिविटी हमारी वहां से लेकर आए हुए हैं। तो जैसी सिचुएशन मिलेगी हम तुरंत उसी पुरानी चीज पे चले जाएंगे, वही कॉन्फ्लिक्ट और उसी तरह से उसको लड़ने का तरीका और वही सेम बीमारियां। हाँ अब क्या है कि अब अगर हम अपना लड़ने का तरीका या अपनी कॉन्फ्लिक्ट को, सेंस को बदल दें कि हाँ भाई हट छोड़, इसने कुछ नहीं कहा, तो उसी दिन से हीलिंग आप शुरू हो अपने जाएगी और अगली। अपने एनवायरनमेंट को बदल दें। आप हाँ अपने एनवायरनमेंट को बदल देंगे तो आपके लड़ने का तरीका अपने आप बदल जाएगा। आप अपने बस एनवायरनमेंट को चेंज करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, है ना हाँ। अमित? और वो तो सिचुएशन, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं ये कह रहा हूँ एक पीछे से चलती हुई आ रही है और अब एनवायरनमेंट में हमें अडेप्ट करना है। हमें पता है कि इस एनवायरनमेंट में जब तक लड़ोगे नहीं, जितने हैं सारे के सारे तो फिर लड़ाकू ही बन जाएंगे। बाद में जब धीरे धीरे वो चेंज होगा या फिर तो सब में लड़ने का आ जाएगा। लेकिन अब आज मैंने अगर अपने को इवॉल्व करके लड़ने में कोई फायदा नहीं है। हाँ लड़ने में बेसिकली कोई फायदा हम ना सब्जेक्ट पे बात रखें तो तो सब्जेक्ट पे मेरी बात अगली ये है, जनरेशन में। सब्जेक्ट पे बात ये है अमित शर्मा कि ये चेंजेबल है, ये कहीं भी हाँ चेंजेबल है, रिजिड नहीं है, बस फिक्स नहीं है, अकॉर्डिंग टू रिजिड। सिचुएशन। मावी सर का जो लास्ट वाला जो है, सीड हाँ भी है सॉइल भी है, अगर हाँ सिचुएशन आपने करेक्ट कर दी तो सीड भी पड़ा रहेगा, हाँ जी। सॉइल भी पड़ी रहेगी, वो नहीं निकल के आएगा। नहीं निकल सकता, नहीं अच्छा निकल सकता। एक चीज, और दूसरी इन्होंने चीज कितनी बड़ी जी बात कह दी ना जी कि बीमार ये जो है इसका मतलब ये तो रिजिड वाले, वो क्या कहते हैं जिसको कहते हैं ना डॉगमेटिक वाले, हाँ ये डॉगमेटिज्म है, हाँ रूढ़िवादिता है। हाँ मेरे तो बाबा ने कहा था ऐसे करना तो ऐसे हाँ ही करना है, क्या करना क्यों क्यों का कोई वो नहीं है। हाँ ये जो हेरिडिटरी वाले हैं, ये जिसने जैसे ये कह दिया या रिजिड वाले हैं। हेड हाँ बिलोंग्स टू अदर वाले हैं कि भैया हाँ, उन्होंने कहा था ऐसा तो ऐसे ही करना है, बदलने को ये तैयार ही नहीं है। रिजिडिटी इतने लेवल तक जा सकती है कि हेड बिलोंग्स टू अदर में पहुंचा देगी। ये रिजिडिटी हु बहू शकल पैदा करवा रही है फैमिलीज में। यही रिजिडिटी अब एक तरह से निकल के आ रहा है, जितनी भी रिजिड मेडिसिन हैं, जैसे काली हो गया, फेरम हो गया, जितनी डॉगमेटिक हैं, उनके फैमिली में देखोगे ज्यादा शक्लें मिलेंगी आपस में माँ बाप से, ज्यादा बहुत ज्यादा हु बहू ऐसे ही निकल के आएंगे रिजिड होकर के। एक बात, और लास्ट में मैं एक पॉइंट रखना चाह रहा हूँ। बेसिकली ये आप ऐसे समझ लो कि जैसे एक जेनेटिक कोड या जेनेटिक मैप जो है किसी भी इंसान में दीप्तिका, वो ऐसे है जैसे घर में एक किचन है, उस किचन में से खीर भी आ सकती है बन के, उस किचन में से सब्जी भी आती है, उस किचन में से पराठा भी आता है। तो सारे के सारे मटेरियल हैं उस किचन के अंदर, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो किचन में से बाहर लाना है बना के वो आ जाएगा। क्यों जी? जी अगर जी बॉस सुबह का टाइम है तो सुबह सुबह पराठा निकल के आता किचन में से, क्योंकि किचन में आटा भी है, नमक भी है, चीनी भी है, अदरक भी है, सब कुछ रखे हैं। तो ये बेसिकली जो ह्यूमन जीनोम है, ह्यूमन जेनेटिक मैप है, इसके अंदर सारे के सारा मटेरियल है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो चीज की जरूरत होती है वही बन के बाहर आ जाता है। बिल्कुल बॉस बिल्कुल। तो केवल इसको आप इसको ना वो मत समझो, जेनेटिक जीन्स हमें कमांड नहीं करते, कमांड हमारे जीन्स को हमारा एनवायरनमेंट करता है। बस हमें एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, दीपजोत कौर मैम ने एक केस दिखाया था। एक बच्ची थी 10-12 साल की, हाँ उसको उसकी फैमिली वाले मिल करके वो प्लान करते, प्रैंक करते हैं कि हम इसको ऐसा करेंगे कि ये इनविजिबल हो गई है। हाँ और उस बच्ची को वो प्रैंक उन्होंने कुछ इतना देर तक, लंबे देर तक कर दिया ना कि वो बच्ची पहले तो कोशिश, उसको लगा कि मजाक कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसने कोशिश की कि नहीं देखो मैं हूँ इधर हूँ, मुझे देखो इधर देखो। और सब ऐसे प्रिटेंड करता, अरे ये तो दिख नहीं रही, कहाँ गई सही में, अरे ये वापस कैसे आएगी। तो वो इतना ज्यादा हो गया ना कि वो उसी समय वहां पे वो डिरेल हो गई थी बिल्कुल, वो इस तरीके से डिलीरियम में चली गई थी ना, मतलब उसका रिएक्शन इतना पैनिक हो गया था, इतना पैनिक हो गया था। तो हाँ मैम ने ये बोला ना कि इन लोगों को ये नहीं समझ में आया कि इन्होंने मजाक में इसके जीन्स में ऐसी चीज, ऐसा
ये इमोशन ये इनकलकेट कर दिया कि अब ये इसके आने वाली जनरेशंस जितनी आगे होंगी, ये हाँ इसके अंदर तक ये चला गया, ये फ्राइड हाँ इनविजिबल होने का, अपनी हाँ आइडेंटिटी लूज करने का, या एग्जिस्टेंस को कि हाँ मेरी एग्जिस्टेंस चली गई, हाँ ये चीज। हाँ तो ये वहां पे पहले नहीं थी, और ये एक हाँ जगह से वो हाँ सिचुएशन आई, जो भी हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ सिचुएशन से आई, हाँ और वो अब आगे के लिए वो हाँ, आगे बढ़ सकती है, कैरियर हो सकती है। आप बिल्कुल कह रहे हैं, उसके अंदर वो प्रीडिस्पोजिशन पैदा कर दिया। अब अगला उसका आने वाला बच्चा ऐसा ही हो सकता है। और इवन इवन मुझे याद आ रहा है ये केस आप जो बता रहे हो, इवन उस वो बच्ची उसमें डिलीरियम में चली गई, और वो सच में उसे ऐसा लगने लगा, वो कंफ्यूजन में हो गए कि है या नहीं है यहाँ मम्मी पापा। हाँ लेकिन मिनिमम इतना तो जरूर हो गया, जो आपने बहुत अच्छी बात रखी, कि अगली जनरेशन के लिए उन्होंने एक सेंसिटिविटी पैदा कर दी, एक ससेप्टेबिलिटी पैदा कर दी उस बच्चे के अंदर। और ये हमारे जीवन में हर क्षण हर दिन हो रहा है। हम जैसा जैसा माहौल में रहते हैं, हमें हमारे जीन्स उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करते जा रहे हैं। और पता है दीपशिका, वो हमारा आध्यात्मिक स्टेटमेंट भी जुड़ जाता है यहाँ पर, कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। अब वो प्रभु मूरत का मतलब यह है कि आप जैसे आपकी भावना होगी, आपके शरीर का स्वरूप, आपका स्वरूप ऐसा ही हो जाएगा, ये भी जान लो। हाँ, चलो यहीं रुकेंगे। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, नमस्ते सर। सबका धन्यवाद दोस्त। राम राम सर। राम 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 राम। राम राम।